नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYSMS क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एक चैप्टर है जिसका नाम ट्रायंगल्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि त्रिभुज। तो आज हम त्रिभुज के ऊपर बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज को आज हम पढ़ाएंगे। तो त्रिभुज आप जो है छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि क्लास 6-7 से ही आप त्रिभुज को पढ़ते आ रहे हैं। तो ट्रायंगल्स क्या होता है, ट्रायंगल की डेफिनेशन वगैरह आप सब जानते हैं। क्लास 9 में भी चैप्टर है ट्रायंगल्स। आपको क्लास 10th में क्या पढ़ना है, ट्रायंगल सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स आपको क्लास 10th में पढ़ना है, यानी कि त्रिभुज की समरूपता। और क्लास 9th में त्रिभुज की सर्वांग क्षमता आपने पढ़ा था। तो हम बात करते हैं कि त्रिभुज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th में आपको पढ़ना है। क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की समरूपता, यानी कि क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, त्रिभुज की समरूपता। तो समरूप त्रिभुज, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल, इसको बोलेंगे सिमिलर ट्रायंगल। देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही पास है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे बाद में, जब अच्छे से एक तरफ से सारे चैप्टर्स की वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पूरे डिटेल्स पढ़ाएंगे। उसमें थ्योरम जो है हम प्रूव करवाएंगे। यहाँ पे हम थ्योरम को प्रूफ नहीं करवाएंगे, सिर्फ बता देंगे कि ये थ्योरम है, इस पर बेस ये क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार से इसको लगाए जाते हैं, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। तो समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद जो है, उसके बाद आता है एक बीपीटी, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इसको हिंदी में बोला जाएगा आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, इसको बोलते हैं। तो उसके बाद जो है आपको तीसरा टॉपिक इसमें पढ़ना है, जो कि जिसका नाम है क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ हैं, या त्रिभुज समरूप होने के लिए क्या क्या कसौटियाँ हैं। समरूप होने की कसौटियाँ, चलो यही बोल देते हैं, होने की कसौटियाँ। कंडीशन क्या क्या है कि हाँ, इसी कंडीशन के हिसाब से कसौटियाँ यहाँ पे बोल लेंगे इसको, कसौटियाँ। ठीक, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय पे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे इसको। शॉर्ट फॉर्म में इसको PGT भी बोला जाता है, PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन सब सारी चीज़ों पे जो है इस चैप्टर में, इन सब सारी चीज़ों को आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जहाँ तक हो पाएगा जिसमें कराएंगे, उसके बाद जो है हम दूसरा लेक्चर बनाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ नहीं करवाऊँगा। ये थ्योरम क्या है, इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, विद एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाऊँगा। ठीक, क्योंकि अगर थ्योरम बताने लगूंगा कि बहुत ज़्यादा इसके लेक्चर मुझे बनाने पड़ेंगे। मुझे कई सारे टॉपिक की रिवीजन करवाने, इसलिए मुझे जल्दी है थोड़ा, इसलिए जल्दी से आप लोग भी रिवीजन कर लीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक समरूप, उसके पहले भी आपको थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। उसके पहले भी आता है सर्वांग क्षमता क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी जिसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। उसके बाद समरूप और सर्वांग क्षमता में अंतर बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, बीपीटी पे चले जाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आइए एक एक करके जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपने क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ी थी जिसका नाम था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 2 ट्रायंगल्स।
यानी कि दो त्रिभुज के सर्वांगसम, दो त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता, दो त्रिभुजों की सर्वांगक्षमता। तो सर्वांगसम शब्द होता क्या है, ये सबसे पहले आप लोग जानिए कि सर्वांगसम क्या होता है। तो सर्वांगसम का मतलब ये होता है कि जैसे सर्वांगसम होने का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे उठा कर रख दो तो वो चारों तरफ से एकदम सेम दिखाई दे, इक्वल दिखाई दे, आइडेंटिकल दिखाई दे। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों ऑब्जेक्ट कैसे हैं, वो सर्वांगसम हैं। कैसे हैं वो सर्वांगसम? जैसे एनसीईआरटी, क्लास 10th के एनसीईआरटी के दो सब्जेक्ट की बुक अगर आप एक दूसरे के ऊपर उठा के रखेंगे तो आपको चारों तरफ से वो बराबर दिखाई देगा। या फिर हम अपने हथेलियों की बात कर लेते हैं, ये मेरी हथेली है, इसके ऊपर जब हमने अपने पहले वाली हथेली के ऊपर दूसरे वाली हथेली को रखा तो मुझे ये चारों तरफ से बराबर दिखाई देता है। या एक एक रुपये के दो सिक्के, एक एक रुपये के दो सिक्के जिनके शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, उनको हम लोग बोलेंगे कि वो दोनों सिक्के सर्वांगसम है। यानी कि सर्वांगसम मीन्स होता है कि जब पहले वाले को दूसरे वाले उठा के रखो तो पूरी तरीके से ढक जाए और मुझे चारों तरफ से बराबर दिखाई दे। ढकने का मतलब यही हुआ। तो इसको क्लास 9th में डिटेल में बताया जाता है और क्लास 9th में हम भी डिटेल में पढ़ाएंगे इसको। तो अभी आप लोग जानिए सिर्फ इतना कि दो चीज़ें यानी कि दो ऑब्जेक्ट सर्वांगसम होंगे कब, जब उनका शेप सेम होगा, उनका साइज सेम होगा तब। जैसे ये एक ट्रायंगल, ये एक सर्किल है और एक दूसरा सर्किल है, ये दोनों सर्किल तब सर्वांगसम माने जाएंगे जब इनकी रेडियस कैसी होगी, सेम होगी। अगर इसकी भी रेडियस 3 है, इसकी भी रेडियस 3 है, तो इस सर्किल को इसके ऊपर उठा के रखो या इस सर्किल को इसके ऊपर उठा के रखो तो दोनों सर्किल आपको बराबर बराबर दिखाई देंगे। तो आप लोग कह देंगे कि ये दोनों सर्किल कैसे होते हैं, सर्वांगसम होंगे। तो सर्वांगसम होने के लिए शेप और साइज यानी कि उसका आकार और उसकी जो संरचना है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, तब जाके वो दो ऑब्जेक्ट्स सर्वांगसम होंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक ट्रायंगल है और एक सर्किल है, ये दोनों सर्वांगसम नहीं है क्योंकि जब ये इनका शेप सेम नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इन सेम शेप, सेम शेप। तो यानी कि सर्वांगसम होने के लिए शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे शेप ही नहीं सेम है तो साइज देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दोनों ट्रायंगल, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं पर एक ट्रायंगल छोटा है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, बड़ा है। ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है कि नहीं है, ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इनका शेप सेम है और साइज क्या दोनों सेम है। तो आप लोग देखिए कि इनका जो शेप है, शेप तो सेम है पर साइज सेम नहीं है, ये वाली साइड छोटी, ये वाली साइड क्या है, बड़ी है। तो सर्वांगसम मीन्स आइडेंटिकल दिखाई दे, चारों तरफ से बराबर दिखाई दे, एक के ऊपर दूसरे को रखें तो पूरी तरीके से वो ढक जाए, ठीक। तो उसको बोलते हैं हम लोग सर्वांगसम। तो आप लोगों को सिर्फ इसमें इतना सीखना है कि सर्वांगसम होने के लिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सर्वांगसम होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए साइज एवं शेप यानी कि आकार, यानी कि उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, साइज, आकार, शेप, संरचना दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब दो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो ये किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के सर्वांगसम होने की बात की गई है। क्लास 9th में त्रिभुजों के सर्वांगसमता को आप लोगों ने पढ़ा है, यानी कि ट्रायंगल्स कैसे कॉन्ग्रेंट होते हैं इसके बारे में पढ़ा है। और वहाँ पे आपको 5 प्रकार के नियम बताए गए थे कि अगर ये 5 प्रकार के नियम दोनों ट्रायंगल, 5 प्रकार के नियम में से कोई दो नियम, कोई मतलब वो जो 5 नियम में से कोई एक नियम अगर फॉलो हो रहा है तो दोनों ट्रायंगल कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो अभी उस पर भी डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद अब आते हैं, पढ़ते हैं सिमिलर होने के लिए क्या करना पड़ता है, सिमिलरिटी, सिमिलर होने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि समरूप होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो समरूपता के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। समरूपता के लिए करते ये हैं कि जैसे अब ये कोई सर्किल है, ये दूसरा सर्किल है,
तो ये दोनों जो सर्किल है वो समरूप हैं। ये दोनों सर्किल कैसे हैं? समरूप हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर हैं। ठीक, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हैं? समरूप हैं। अब यहाँ पे एक सर्किल बना लेते हैं और एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब क्या ये दोनों समरूप हैं? क्या ये दोनों समरूप हैं? समरूप हैं? क्या समरूप हैं? तो आंसर होगा नो, समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके शेप सेम नहीं है। तो समरूप होने के लिए किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के समरूप यानी कि सिमिलर होने के लिए उनके शेप इक्वल होने चाहिए। उनके साइज इक्वल हैं कि नहीं है, उनके साइज सेम है कि नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ उनके शेप कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो वो दोनों जो ऑब्जेक्ट होंगे वो समरूप होते हैं। तो समरूप होने के लिए क्या ज़रूरी है? शेप ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? शेप। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इस बात को लिख दे रहे हैं। तो समरूप होने के लिए, समरूप होने के लिए शेप सेम होना चाहिए, होना चाहिए। क्या क्या सेम होना चाहिए? शेप सेम होना चाहिए, यानी कि उनका जो आकार है, जो बनावट है, वो कैसा हो? सेम हो। अब एक ट्रायंगल एक सर्किल कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। दो ट्रायंगल समरूप हो सकते हैं, दो सर्किल समरूप हो सकते हैं, पर एक ट्रायंगल एक समरूप, एक सर्किल दोनों समरूप नहीं होंगे, सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि उन दोनों की शेप सेम नहीं है। तो समरूप होने के लिए शेप सेम होनी चाहिए, आकार सेम होना चाहिए, साइज, साइज इज नो मैटर, इज नो मैटर, यानी कि साइज की कोई भी बात नहीं होगी वहाँ पे। साइज चाहे सेम हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं होता। तो ये है समरूप। अब आपको क्लास 9th में बताया गया था कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं, कब होते हैं, उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूँ कि जैसे एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों समबाहु त्रिभुज है। दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगसम होंगे कि समरूप होंगे? अगर दो त्रिभुज समबाहु हैं तो क्या वो सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे? तो आंसर होगा वो समरूप होंगे। समबाहु हो भी सकते हैं और नहीं भी, पर वो समरूप जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि अब एक ट्रायंगल ये है, अब एक ट्रायंगल ये है। अब अगर ये समबाहु त्रिभुज है यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। तो ये दो है, ये दो है, ये दो है, अब ये चार है, ये चार है, ये चार है। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो ट्रायंगल है उनका तो शेप सेम है, पर जो साइज है वो सेम नहीं है। इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम तो नहीं है, कांग्रेंस तो नहीं है, पर ये दोनों सिमिलर जरूर है। ठीक, तो याद रखे रहना आप लोग ये बात। अब इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक पे धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है, परीक्षा आपके एकदम पास है। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को फोकस करिएगा, यहाँ पे फोकस करना है कि समरूप होने के लिए शेप का सेम होना जरूरी है, और सर्वांगसम होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए आपके शेप और साइज दोनों सेम हो तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलिए इन सब बातों को मिटा देते हैं। अब आते हैं कि कांग्रेंसी की क्या कसौटियाँ क्लास 9 में पढ़ाई गई थी। जो 5 प्रकार की कसौटियाँ हैं दो ट्रायंगल के कांग्रेंस होने के, उस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे हम लोग ट्रायंगल के, उसके बाद आएंगे ये क्लास 10th वाले टॉपिक पे, क्योंकि इतना आपको जानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसका भी कुछ ना कुछ यूज होगा इसमें, तो इसलिए आपको आना चाहिए वो चीज़ भी। सर्वांगक्षमता की बात करते हैं, सर्वांगक्षमता, कांग्रेंसी की बात करते हैं। और किसकी कांग्रेंसी? ट्रायंगल की कांग्रेंसी की बात करते हैं। टू ट्रायंगल्स आर कांग्रेंट इफ दे सेटिस्फाई देयर 5 कंडीशन, देयर आर 5 कंडीशंस, यानी कि 5 जो कंडीशंस हैं उनको। तो क्या कह रहे हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, सर्वांगसम होते हैं यदि
दिए गए 5 रूल्स मतलब नियमों में से कोई भी एक नियम फॉलो करते हैं, में से कोई भी एक नियम या रूल फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले यानी कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ़ द गिवन 5 रूल्स, यानी कि इन 5 रूल में से कोई एक रूल क्या करे, वो सेटिस्फाई करे। जैसे सबसे पहले है साइड एंगल साइड रूल, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड, इसको क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड रूल। हिंदी में बोलेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। दूसरा होता है आपका, दूसरा हो जाएगा आपका एंगल साइड एंगल रूल, एंगल साइड एंगल यानी कि कोण भुजा कोण। तीसरा है एंगल 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 साइड। अब इसके आगे नहीं लिखेंगे, आप समझ जाएंगे। चौथा साइड साइड साइड, और पांचवा है RHS, इसको लिख देते हैं। इसका मतलब होगा राइट एंगल हाइपोटेनस या हाइपोटेन्यूस, उसके बाद साइड। हिंदी में बोले तो समकोण, कर्ण, भुजा। अब इसके बारे में एक एक के बारे में जल्दी जल्दी से बता देते हैं। तो साइड एंगल साइड रूल कहता है कि कोई 2 साइड हो और उनके बीच का एंगल हो, यानी कि उन दोनों साइडों से बनने वाले जो एंगल है, यानी कि दोनों साइडें जहाँ पे जाके मिल रहे हैं उनके बीच के एंगल अगर बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर होंगे तो जो है, अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा अभी चित्र के माध्यम से हम बताते हैं, तब जाके दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस होंगे। और किस रूल से होंगे, साइड एंगल साइड रूल से। तो ये जो यानी कि कोई दो साइड, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जिसका नाम है साइड एंगल साइड की, जिसमें भुजा कोण भुजा जिसको बोलते हैं। इसमें कोई दो साइड हो तथा उनके बीच का मतलब किनके बीच का, उन दोनों साइडों के बीच का, उनके बीच का एंगल हो। उनके बीच के एंगल को बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, उसको बोला जाता है इंक्लूडेड एंगल। हिंदी में बोलेंगे आंतरिक कोण। क्या बोलेंगे, आंतरिक कोण। तो अगर इंक्लूडेड एंगल होगा यानी कि उन दोनों साइडों से बनने वाले जो एंगल्स हैं, वो दोनों साइड जहाँ पे जाके मिल रहे हैं उनसे जो बनने वाला एंगल होगा, अगर वो बराबर होगा तो हम साइड एंगल साइड रूल कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे 2 ट्रायंगल यहाँ पे बना दिया, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अब ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये मान लीजिए पी क्यू आर है। अब क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि एक साइड इसका दूसरा साइड इसका, यानी कि एक साइड इस ट्रायंगल का दूसरा साइड इस ट्रायंगल का, एक एंगल इस ट्रायंगल का दूसरा एंगल इस ट्रायंगल का। तो वो दोनों एंगल और जो दोनों साइड होंगे वो करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगे। यानी कि एक एंगल यानी कि एक पार्ट पहले ट्रायंगल का हो और दूसरा पार्ट दूसरे ट्रायंगल का हो, उसको करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे इस चित्र को ध्यान से देखिए, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, इस चित्र को खूब ध्यान से देखिए, बता रहे हैं, एक सेकंड। तो जब आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखें तो अगर आपको दिया हो, क्या दिया हो, अगर ए बी किसके बराबर हो, पी क्यू के, और ए सी किसके बराबर हो, पी आर के, यानी कि इसमें जो ए बी है वो किसके बराबर हो, पी क्यू के। तो ए बी और पी क्यू को करस्पॉन्डिंग साइड बोला जाएगा, संगत भुजा बोला जाएगा, संगत भुजा इसको बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड इसको बोलते हैं। और जो ए सी है वो किसके बराबर है, पी आर के। तो अब ध्यान से देखिए, एक साइड लिए है ए बी और उसके करस्पॉन्डिंग कौन है, पी क्यू है।
और यहाँ से दूसरा साइड लिए है AC और उसके करस्पॉन्डिंग कौन है, PR है। अब ध्यान से देखिए, अब यह एक ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, एक ये साइड आई थी और दूसरी ये साइड आई थी, इन दोनों साइड, ये दोनों साइड जहाँ पे जाके मिलेंगे वहीं एंगल बन जाएगा। तो ये दोनों यहाँ आके मिल रहे हैं तो यहाँ पे एंगल बन जाएगा। तो आपको ये वाला एंगल लेना है, यानी कि एंगल A बराबर होना चाहिए एंगल P के, तब हम कह देंगे कि ये साइड एंगल साइड रूल लगा है। अगर मान लीजिए आप ये साइड और ये साइड लेते हैं तो ये एंगल लेना पड़ेगा, या मान लीजिए आप ये साइड और ये साइड लेते हैं तो इन दोनों साइड से कौन सा एंगल मिल रहा है, बन रहा है, ये बन रहा है। तो यानी कि दोनों साइडों से बनने वाले एंगल के एंगल को जब हम लेंगे तो उनको बोला जाएगा कि वो जो एंगल है वो उन दोनों साइडों के बीच का एंगल है, यानी कि इंक्लूडेड एंगल है, यानी कि वो आंतरिक कोण है। तो जब ऐसा किया जाएगा तो वहाँ पे रूल लगेगा साइड एंगल साइड रूल। दूसरा है आपका, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एक चित्र बना लेते हैं, दूसरा जिसकी बात करते हैं जिसका नाम है एंगल साइड एंगल रूल। एंगल साइड एंगल रूल में क्या होगा कि दो एंगल होंगे, क्या होंगे, दो एंगल होंगे, उनके बीच का साइड होगा। यानी कि जैसे ये मान लीजिए यही ट्रायंगल है, या दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये एंगल ले रहे हैं तो जैसे ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, इनको ये एंगल 3 बराबर है एंगल 4 के। तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, लिख देते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, इन्हीं को बोला जाता है संगत कोण बोलेंगे इसको, संगत कोण। ठीक, तो अब ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया एक ही ट्रायंगल में, ध्यान से देखिए। तो आपको मजबूरी में यही वाली साइड लेनी पड़ेगी अगर आप साइड एंगल रूल लगाते हैं तो यानी कि एंगल साइड एंगल रूल में दो एंगल और उनके बीच की साइड ली जाएगी। तो यानी कि ये वाला साइड इसके क्या हो जाए, बराबर, ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये A है, ये B है, तो आपको PQ बराबर में AB लेना पड़ेगा। तब आप कौन सा रूल लगा देंगे, तब आप लगा देंगे एंगल साइड एंगल रूल। बताइए समझ में आ गया आपको। तो एंगल साइड एंगल रूल में क्या करेंगे, दो एंगल और उनके बीच की साइड। अब तीसरे पे बात करते हैं, ये सब मिटा देते हैं, फिर तीसरे पे बात करते हैं। तीसरा क्या है, इधर इसको मिटा देते हैं। तो आपने दोनों को देखा होगा। अगर आपको वैसे हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग जो है पहले से सारी चीज़ जानते होंगे, पढ़ के आए होंगे, फिलहाल हमें तो एक बार बताना है। अब तीसरा रूल लेते हैं जिसका नाम है एंगल साइड। अब एंगल साइड रूल में क्या करना होता है कि कोई दो एंगल होगा, अब उनके बीच की साइड नहीं होगी, किनारे की कोई साइड होगी, यानी कि वो जो साइड है वो उन दोनों एंगल के बीच नहीं आनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, आपने जब ये एंगल और ये एंगल लिया था तो बीच की साइड ली थी। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लीजिए ये दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है P, ये है Q और ये है R, ये है A, ये है B और ये C है। ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 बराबर लेना है एंगल 3 को, यानी कि एंगल साइड में दो एंगल चाहिए, एक साइड चाहिए। एंगल साइड एंगल में भी दो एंगल चाहिए था, एक साइड चाहिए था। आपने देखा यहाँ पे, आप देखिए एंगल 1 3 के इक्वल है, तो यानी कि एंगल 1 3 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो आपको अब ये वाली साइड नहीं लेनी है, याद रखना, इसको मत लेना। अब किनारे की साइड ले लो। अब किनारे आपके दो साइड बचे हुए हैं, एक ये भी ले सकते हैं, एक ये भी ले सकते हैं। तो यानी कि जब भी दो एंगल लेते हैं और उनके बीच की साइड को नहीं लेंगे, कोई दूसरा साइड ले लेंगे। जब बीच का साइड छोड़ते हैं तो कितने साइड बचे हुए होते हैं, दो साइड। तो उन दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, तो इसका मतलब वो साइड किनारे की साइड मानी जाती है और जो रूल लगेगा वो एंगल साइड रूल लगेगा। तो अब हम अगर बोलें कि जो PQ है वो AB के इक्वल है, तो इस रूल के हिसाब से बता देंगे कि जो ट्रायंगल PQR है वो सर्वांगक्षम है, क्या है, सर्वांगक्षम है त्रिभुज ABC के। याद रहेगा। और किस रूल से लगा, तो आपने देखा कि दो एंगल लिए हैं और साइड बीच की नहीं है, किनारे की कोई साइड है, तो रूल लगा एंगल साइड रूल। अब एक बात और बता देते हैं, सर्वांगक्षम दिखाने के लिए कि दो चीज़ें, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं, उसके लिए ये वाली साइन यूज करते हैं। इस तरीके से साइन लगा देंगे तो वो त्रिभुज सर्वांगक्षम, मतलब सर्वांगक्षम की ये साइन है। ये जो साइन है वो किसकी, सर्वांगक्षम की साइन है। ठीक, तो यहाँ पे एंगल साइड लगा। अब तीसरा मतलब चौथा रूल कहता है कि साइड, यानी यहाँ पे सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एंगल के इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है। अगला रूल कहता है कि साइड, यानी कि अगर दो ट्रायंगल के
करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएं, तीनों साइड करस्पॉन्डिंग तीनों साइड कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं। तो इस वाले रूल में इस वाले रूल में क्या करना है, तीनों साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड कैसे हो जाएं, इक्वल हो जाएं अगर, तो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम कहलाते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आरएचएस रूल। आरएचएस रूल ये यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा समस्या हो सकता है, तो इसको सही से कायदे से बताते हैं। आरएचएस रूल क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग। आरएचएस को बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। तो ये इसका मतलब हुआ कि राइट एंगल ट्रायंगल की यहाँ पे बात की जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल की। इसको जल्दी से देख लीजिए, हाइपोटेनस, राइट एंगल और साइड की। तो आरएचएस रूल के बारे में बात करते हैं। ये क्या है आरएचएस रूल? आरएचएस रूल यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, उसके बाद जो है साइड, यानी कि समकोण, कर्ण और भुजा। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तुम लोगों को समझा देते हैं सबको। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो आप लोग एक बात याद रखिए, राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे बोल देंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में राइट एंगल के सामने जो साइड होगी उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। यही है हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये इसी को क्या बोला जाता है, कर्ण। अब ध्यान से सुनिए, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब ये जो दो भुजाएं शेष बची हैं, इनमें किसी को भी आप बेस ले लीजिए, किसी को भी आप परपेंडिकुलर बोल दीजिए। तो मान लीजिए ये आपका बेस हो गया, यानी कि आधार, और ये हो जाएगा आपका कर्ण, लंब। क्या हो जाएगा ये, लंब, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से जो है आप हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये आरएचएस रूल क्या कहता है कि दो त्रिभुज समरूप कहलाएंगे या समरूप हो जाएंगे यदि उनमें एक एंगल, यानी कि उनमें एक एंगल 90 डिग्री का हो और उन दोनों साइडों में से कोई एक साइड इक्वल हो, यानी कि उन दोनों साइडों में से बोले तो या तो आधार या तो लंब में से कोई एक, हाइपोटेनस की बात नहीं कह रहा हूँ। ये साइड का मतलब यही होगा, या तो ये या तो ये। साइड का मतलब ये है तो ये भी साइड, पर इसका नाम फिक्स हो गया, ये हाइपोटेनस है, कर्ण है ये। तो वो यहाँ पे दो बातें मतलब कन्फर्म अनिवार्य हैं, वो होना ही होना है, यानी कि वो कंपलसरी है, ये दोनों हों। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक, कौन दोनों बातें, एक राइट एंगल हो और दूसरा क्या हो, कर्ण, यानी कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनमें कोई एक एंगल 90 डिग्री समकोण हो, कर्ण उसके बराबर हो, हाइपोटेनस इक्वल हो, परपेंडिकुलर और बेस यानी कि लंब और आधार में से कोई एक भुजा आपस में कैसी हो, बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे दो चित्र बना लेते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं तुम लोग को, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये एक दूसरा ट्रायंगल है, ये है आपका A, ये आपका B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, एंगल B इज इक्वल एंगल Q होना पड़ेगा, ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये कंपलसरी। और ये जो AC है, ये AC PR के इक्वल होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। ये भी अनिवार्य है। और उसके बाद अब या तो ये इन दोनों में से कोई एक, ठीक, या तो AB इक्वल हो जाए PQ के, तब भी ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, तब भी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। या एंगल B तो पक्का है कि होना ही पड़ेगा एंगल Q के, ईच 90, यानी कि समकोण होने चाहिए, और ये बराबर तो हो पर कैसे होने चाहिए, समकोण होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री का हो तभी आरएचएस रूल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि बराबर हो गए तभी मान लीजिएगा, नहीं, 90 डिग्री होना जरूरी है। ठीक, अब मान लीजिए एंगल B
क्यू के इक्वल है, या चलिए इसे बता दे रहे हैं कि ये दोनों जरूर हों और साथ ही साथ या तो ये हो या बी सी किसके इक्वल हो, क्यू आर के हो, तब भी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा, कॉन्ग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इस तरीके से 5 रूल होते हैं जिनके माध्यम से हम 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम बना सकते हैं, 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं। अब जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके बचे हुए पार्ट आपस में बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को सर्वांगसम दिखा दिया बाई RHS रूल से, और RHS रूल में हमने क्या लगाया, हमने लगाया कि एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। क्यों बराबर है, साइड में ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, ईच 90। इसका मतलब है कि प्रत्येक समकोण यहाँ पे लिख देंगे, प्रत्येक क्या लिख देंगे, समकोण। उसके बाद हमने कहा कि जो AC है वो PR के बराबर है, ये दिया होगा वहाँ पे ये चीज़ दिया होगा, मान लो ये दिया है। और साथ ही साथ हमने प्रूव कर दिया कि जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, ये भी मान लीजिए दिया है। तो आपने देखा कि राइट एंगल लिया, हाइपोटेनस लिया यानी कि कर्ण लिया, और साइड इन दोनों साइडों में से कोई एक साइड लिया, तो हम कह देंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। किस रूल से हुआ, किस नियम से हुआ, तो जो नियम लगा वो नियम आपका लगा RHS रूल, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस रूल लगा, यही रूल लगा। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो आपने देखा कि ये वाली साइड लिए थे इसके बराबर था, ये वाली इसके बराबर था, ये वाली एंगल इसके बराबर थी, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें बची हुई थी। बची कौन थी, ये वाली चीज़ बची थी, ये बची हुई थी, ये एंगल बचा हुआ था, समझ गए, ये दोनों एंगल, ये एंगल बची हुई थी, यानी कि अभी भी 3 चीज़ें बची हुई हैं। तो इन तीनों जब 2 ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएंगे तो जो बची हुई चीज़ है वो आपस में कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं बाईसिपिसिटी। क्या बोलेंगे, बाईसिपिसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं, उसको बोलेंगे बाईसिपिसिटी। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए हैं, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो कौन बच गया, AB किसके इक्वल बचा, AB किसके बराबर होगा, जो उधर बचा हुआ PQ के। और क्या बचा, एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के। और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के। ये किस रूल से हुई है, इनको बोलेंगे बाईसिपिसिटी। CPCT का फुल फॉर्म है, CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट लिखा जाएगा, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि जब वो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की हिंदी में लिख देते हैं CPCT का मतलब, इसका मतलब होगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बोलेंगे, भाग का मतलब उसमें एंगल भी आ जाए और साइड भी आ जाए, भुजा भी आ जाए, उसको भाग बोलते हैं। बताइए इतना आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरीके से हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं, सर्वांगसम दिखा सकते हैं। बताइए आप लोगों को समझ में आया। और यहाँ पे एंगल के बराबर होगा और साइड के बराबर होगा, इक्वल होगा, ये बात आप नोट किया रहना। अभी जब हम आपको सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बराबर होंगी, कुछ का रेशियो बराबर होगा, पर यहाँ पे सारी चीज़ें बराबर होंगी, यानी कि सब यहाँ पे इक्वल की बात की जाती है। आराम से नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए ये हो गया आपका। अब हम पढ़ाते हैं आप लोगों को, अब आ जाते हैं, ये तो मतलब 9th क्लास की चीज़ें हो गई। और अब आते हैं एक थ्योरम है क्लास 10th में जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उस पर बात करते हैं। उसके बाद बताएंगे क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि 2 ट्रायंगल, जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया आपने पढ़ा कि क्या रूल्स हैं, क्या नियम्स हैं। तो
वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, पर कोई बात नहीं है, आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं तो इसलिए आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। घबराने से काम नहीं चलेगा, वीडियो चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो। चलिए बात करते हैं बीपीटी थ्योरम की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे कुछ थ्योरम भी आगे इसी की मदद से प्रूव किया जा सकता है। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। तो अभी आगे इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं बीपीटी क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बीपीटी। शॉर्ट मतलब टाइम नहीं है इसलिए शॉर्ट में ही बताएंगे। इसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज़ को। आपके एनसीईआरटी में ये है 6.1 थ्योरम। एनसीईआरटी में जो थ्योरम है वो कौन सी है? 6.1 थ्योरम है 6.1, यानी कि प्रमेय है 6.1। प्रूफ नहीं करवाएंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ बताऊँगा कि ये है क्या, कैसे ये लागू होता है, कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं। खैर कह रहा है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, लिख देते हैं यहाँ पे इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides, to intersect the sect, ये सी लिखा गया है, sect the other two sides in distinct points। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। हिंदी में बोलेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं पर मतलब किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने वाली रेखा जो होगी वो तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वह जो मतलब वो जो दोनों भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होते हैं। हिंदी में भी इस बात को लिख देते हैं, हिंदी में भी कायदे से लिख देते हैं कि दो, हिंदी में क्या लिखेंगे कि दो बिंदुओं पर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हिंदी में लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर समांतर, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए,
जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अन्य दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। अब बताते हैं इसका क्या मतलब होगा जो इतना बड़ा बड़ा लिखा गया है। देखिए इंग्लिश में लिखा गया है इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब यदि किसी ट्रायंगल के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो उस ट्रायंगल के दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न पॉइंटों पर प्रतिच्छेद करता हो, यानी कि इंटरसेक्ट करता हो, तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो दोनों साइडें होंगी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और उन दोनों पार्टों का जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। इसको चित्र के माध्यम से समझो। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम है ABC। अब इस ट्रायंगल में कितनी साइडें होती हैं, 3। तो कह रहा है कि इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि यदि इस त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो मान लीजिए BC के समांतर एक रेखा खींच दिया, ये है उसका नाम है DE। तो ये जो है लाइन है वो इसके पैरेलल है, यानी कि जो DE है उसको इस प्रकार से खींचा गया है कि वो DE पैरेलल है किसके, BC के। ये बात आपके थ्योरम में दी गई है। तो जो D और E पॉइंट हैं वो अन्य दो उस ट्रायंगल की जो अन्य दो साइडें हैं AB और AC को वो अलग अलग जगहों पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ध्यान से देखो ये जो D पॉइंट है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा किसको, AB को ना, या जो लाइन DE है, ये जो लाइन DE है वो AB साइड को D पॉइंट पर और AC साइड को E पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो D और E पॉइंट हैं, यानी कि लाइन DE के द्वारा जो ट्रायंगल ABC के दो साइड्स हैं AB और AC, जो इस DE लाइन के द्वारा क्रमशः बिंदु D और बिंदु E पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं। तो और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD/DB, तो एक यानी कि बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार ये जो AD है और अपान में जो DB है, यानी कि ये अब देखिए ना, ये जो AB साइड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। वो दोनों हिस्से बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी, पर यहाँ पे ये मान के चलने की वो बराबर नहीं है। तो दो हिस्से में डिवाइड नहीं हो गए, एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। तो और ये जो AC लाइन है, जो AC साइड है उस ट्रायंगल की, वो भी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो BPT कहता है कि अगर DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के, तो AD और अपान में DB बराबर हो जाएगा AE और अपान में EC के। यही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। पर ख़ास बात यह है उसके जो DE है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, BC के। अगर DE BC के पैरेलल नहीं है तो यह चीज़ मानी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे लिख देंगे पर DE पैरेलल होगा BC के तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। याद रहेगा आपको ये बात कि BPT क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर एक साइड के पैरेलल कोई एक रेखा खींच दी जाए तो वो जो रेखा है वो उस त्रिभुज की बची हुई शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, अलग अलग जगहों पर प्रतिच्छेद करती है, और वो जो भुजाएं होंगी दोनों वो समान रेशियो में विभाजित हो जाती हैं। यही है BPT। तो यहाँ पे इस तरीके से BPT होता है। अब इसमें कुछ आगे भी इसमें क्या करेंगे, देखिए इसके कुछ और भी रिजल्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब DE, यहाँ पे आपको ये याद रखे रहना, यही इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ये वाली चीज़ होगी, जब ये इसके पैरेलल होगा तभी ऐसा होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। एकदम क्लियर कट में यह बात आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो आपने क्या देखा कि यदि इस चित्र में DE पैरेलल है BC के, तो आपने बोल दिया कि जो AD है और अपान में DB है वो बराबर हो जाएगा AE
अपान में इसी के। अब क्या करते हैं, इसी में दोनों तरफ +1 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, यानी कि एक दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, एडिंग वन, एक दोनों तरफ जोड़ दीजिए, यानी कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, AD अपान में DB बराबर है AE अपान में EC के। तो +1 यहाँ कर दीजिए, जगह नहीं इधर कर देते, चलिए +1 फिर +1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो DB का 1 में गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा DB प्लस AD और अपान में DB, फ्रैक्शन के जैसा सॉल्व कर लेंगे, इधर AE प्लस में EC और अपान में कितना EC। अब चित्र में ध्यान से देखिए, DB प्लस AD, तो DB यानी कि BD प्लस में AD, अरे DB मतलब ये, AD मतलब ये, दोनों जुड़ेगा तो पूरी लाइन आ जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जब जुड़ता है तो AB के वो बराबर आ जाता है किसके, इतना पार्ट जुड़ेगा तो पूरा आ जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ ऊपर AB आ गया और अपान में DB आ गया बराबर। इसी प्रकार से यहाँ ध्यान से देखो, AE अपान में EC, अब AE और EC को जोड़ेंगे तो पूरा AC आ जाएगा। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा AC और अपान में आ जाएगा EC, यहाँ से एक रिजल्ट AB आता है। यानी कि हम साफ साफ ये भी कह सकते हैं BPT थ्योरम के द्वारा कि AD अपान AB या AB अपान AD, AB अपान में AD बराबर AC अपान में AE। इसका मतलब है कि बड़ा टुकड़ा यानी कि पूरी साइड उस ट्रायंगल का और एक छोटा टुकड़ा, यानी कि बड़ा टुकड़ा छोटे टुकड़े के भी समानुपाती हो सकता है, प्रपोर्शन में हो सकता है, यानी कि उनके भी रेशियो आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। बताइए समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पे थोड़ा एक रिजल्ट और आएगा तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, देखिएगा क्या होता है BPT। तो ये था इंपॉर्टेंट चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक। अब थोड़ा और इम्पॉर्टेंट है उसको भी देख लेते हैं, उतना नोट कर लीजिए आप, फिर बताते हैं इसके आगे क्या है। ध्यान से देखिए तो याद रखे रहना, बड़े वाले का छोटे वाले के साथ भी रेशियो सेम होगा, ये बात भी आप लोग याद रखे रहिएगा, ठीक है। चलिए फिर से एक तीसरा रिजल्ट पे बात करते हैं, तीसरे रिजल्ट की बात करते हैं। एक तीसरा रिजल्ट क्या कहता है, तो फिर से वही बात यहाँ पे आएगी कि क्या, अगर DE पैरेलल है BC के, DE पैरेलल है किसके, BC के, तो AD अपान में AE बराबर AE अपान में EC सब आपस में कैसे होंगे बराबर। अब एक काम करो, इसको उलट दो, इसका रेसिप्रोकल ले लो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि DB अपान में AD कर दीजिए इज इक्वल टू EC और अपान में कितना कर दीजिए AE कर दीजिए। अब फिर से दोनों तरफ एक जोड़िए, एडिंग वन ऑन बोथ साइड, फिर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जब इसको फिर से जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है DB और अपान में है AD, +1 कर देंगे यहाँ पे बराबर में EC अपान में AE +1 कर देंगे, इनको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा DB प्लस में AD और अपान में कितना आ जाएगा AD बराबर, इधर जोड़ेंगे तो EC प्लस में AE और अपान में कितना आ गया AE। खूब ध्यान से देखिए चित्र में, अब DB प्लस AD, DB प्लस में AD मिलके पूरा बन जाएगा ना, इतना पार्ट DB है इतना पार्ट AD है, मिल जाएगा तो पूरा AB बन जाएगा। तो इसका मतलब है AB अपान में AD, AB अपान में AD, AB बड़ा वाला पार्ट अपान में AD छोटा वाला पार्ट। समझ गए सब लोग, ठीक है। बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपके इसके बाद जो है EC प्लस AE, EC प्लस AE, तो EC प्लस AE करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक। तो ये पूरा आ जाएगा AC और अपान में AE। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, इसके पहले नीचे DB था, इसके पहले नीचे कौन था, DB था। तो यानी कि ये फिर से वही बात घूम के आई कि पूरा बड़ा वाला पार्ट का रेशियो इस छोटे वाले पार्ट के साथ
वही होगा जो इस पूरे बड़े वाले का इस छोटे वाले का, यानी कि दोनों उसके बाद यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा कि इस बड़े वाले का इस छोटे वाले के साथ, इस बड़े वाले का इस छोटे वाले के साथ जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, आपस में कैसे होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके से 3 रिजल्ट यहाँ पे होते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। इस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए एक आध एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रा देखिए क्या होगा, कैसे आप लोग एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, ये वाली चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिएगा आप लोग। फिर से मैं बता रहा हूँ कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम तभी फॉलो होगी जब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसकी ये क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए आप लोग अब इस चीज़ को। पूरे वाले पार्ट का भी होता है, याद रखे रहिएगा आप लोग। और जब पूरे वाले पार्ट को लेते हैं तो एक बड़ा वाला पार्ट होगा पूरे, मतलब पूरे जो मेन ट्रायंगल उसकी पूरी साइड और उसका एक पार्ट। क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये है 2019 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2019 में क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र बना हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल ऐसे बना हुआ है एक। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। 2019 में ये कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था सेट नंबर 822 है ये 822, और जिसका नाम है AY। ये इसी सेट में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। देखिए क्या पूछा गया था, कह रहा है कि एक चित्र बना हुआ है। चित्र में यहाँ पे जो है AE ABC और ये D है और ये E है, ठीक। और इसमें कहा है कि DE पैरेलल है BC की, इसने बता दिया है, क्या दिया है गिवन दैट क्या दिया है कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो DE BC के पैरेलल है, ये दे दिया गया। अब जब DE BC के पैरेलल है तो आप लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज कर सकते हैं, BPT लगा सकते हैं। और क्या दिया है, AD यक्स दिया है। AD जो है वो यक्स बोला है, तो AD कहाँ है, ये यक्स है। आगे का है BD या DB को बोला है x-2, इसको कहा है x-2, ये तो DB है। आगे कह रहा है कि AE की वैल्यू दी गई है, AE की वैल्यू है x+2। तो AE कहाँ है, ये है x+2, यहाँ से लेके यहीं तक, ठीक। आगे कह रहा कि EC भी दी गई है, EC की भी वैल्यू दी गया है, EC भी दिया गया है, EC x-1 है। तो x बराबर क्या होगा, x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, EC है x-1। अब देखिए 1 नंबर का सवाल है, आप टाइम नहीं लगाएंगे। आप जैसे ही देखें कि ये वाली लाइन जैसे ट्रायंगल को देखे और उसने बता दिया कि जो DE है वो BC के पैरेलल है और इसमें सब पार्ट दिया हुआ, छोटा पार्ट दिया हुआ, तो सब छोटे पार्ट दिए तो तुरंत लगा दीजिए। यहाँ पे लिख देना बाई BPT। अब यहाँ पे ये बात लिख देना, मान लीजिए यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि DE पैरेलल है BC के। अगर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है तो, अगर ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी से लगा दीजिए। देखिए चूँकि DE पैरेलल है BC के तो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ पे लिखेंगे AD और अपान में AD अपान में DB, AD अपान में DB बराबर AE और अपान में क्या, EC। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी, यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। अभी इधर आ जाएंगे, चलिए ऊपर से लगा देते हैं। अब AD की वैल्यू पुट करिए। AD किसके बराबर है, AD आपके x के बराबर है बटे DB x-2 है बराबर x+2 AE की वैल्यू है अपान ये x-1 है। देख लीजिए, आप सिर्फ वैल्यू रख दीजिए और कुछ नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, या तो ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लो।
अगर आपके पास ऑप्शन दिया गया है तो ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेते हैं, वरना इसका जो तरीका है लगाने का वो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, अगर इसको ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। हालांकि ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो यक्स का मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यक्स का मल्टीप्लाई होगा यक्स माइनस 1 में, इधर यक्स प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा यक्स माइनस 2 में, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे इस यक्स का एक बार इसमें होगा एक्स स्क्वायर, दोनों पदों में होगा, दोनों टर्म में होगा, और यहाँ पे माइनस में यक्स बराबर, यहाँ पे देखिए फार्मूला यूज कर लीजिए, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, बस अंतर प्लस और माइनस का है, तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यह सूत्र कहता है कि दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम हो, बस डिफरेंट प्लस और माइनस का हो, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर के ये बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे यक्स स्क्वायर और माइनस में 2 का स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स बराबर यक्स स्क्वायर माइनस में 4। अब ये दोनों कट जाएंगे, यानी कि दो, देखिए ध्यान से सुनो, अगर दोनों ये मतलब इक्वल के अपोजिट साइड में दो चीज़ें सेम हैं तो आपस में क्या हो जाती है, कट जाती हैं, पर उनके लिए साइन कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इक्वल साइन में होने चाहिए। अगर सेम है, अपोजिट साइन में होगा तो जुड़ जाएगा, इक्वल साइन होगा तभी वो कटेगा, तभी वो घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी, ये सेम चीज़ें होनी चाहिए। हमने बोला यहाँ पे कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तो ये इससे कट गया, तो क्या बचा माइनस एक्स बराबर माइनस में 4, माइनस से माइनस कट गया, वही बात घूम के आई कि दोनों सेम है और अपोजिट साइन में नहीं है, सेम साइन में है, तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। तो ये क्वेश्चन किसके हेल्प से लगा, तो ये क्वेश्चन लगा बीपीटी के हेल्प से। ठीक, बताइए आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो करवा देंगे, नहीं तो आप लोग सिर्फ कंसेप्ट को अभी सीखिए, इस पर क्वेश्चन जो है करवाएंगे हम। चलिए, ये क्वेश्चन बीपीटी पे बेस्ड था। और मान लीजिए क्वेश्चन है अगर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, चलिए एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन करवा देते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मतलब चित्र बना दिया है, ऐसे चित्र है, और यहाँ पे जो है ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, और ये सी है, ये पॉइंट डी है, और ये पॉइंट ई है, ये 7.2 है दिया गया है, और ये है 1.8, और ये है 5.4। तो कह रहा है कि इसमें बता दिया कि डी ई पैरेलल है बी सी के, जो डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, दिया है, गिवन दैट। इसका सलूशन स्टार्ट है यहाँ से। तो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि ई सी ए डी निकाल के बताइए, क्या निकालना है इसमें, ए डी निकालना है आपको, ए डी ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में आपको ए डी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको पूरा, अगर देखिए कैसे जानेंगे कि पूरा ए बी लेना है या छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, तो जैसे दिया होगा वैसे देख लेंगे। तो यहाँ पे पूरा टुकड़ा तो दिया नहीं, मतलब पूरी साइड ए बी तो दी नहीं गई है, ए सी तो दिया नहीं गया है, तो अलग अलग टुकड़े दिए गए हैं, तो इसका मतलब है आपको अलग अलग टुकड़े वाला ही रूल लगाना है। तो दिया क्या है, जब ये डी ई पैरेलल होगा बी सी के तभी आप बी पी टी लगा देंगे, तो पैरेलल है, हेंस बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार, तो ए डी अपान डी वी, यहाँ पे लिख देंगे ना, ए डी अपान डी वी बराबर है ए ई अपान में ई सी के। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी की वैल्यू है, ए डी ही निकालनी तो है, और इधर आ जाएगा 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपान 5.4। अब इसके कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, अगर पॉइंट सेम प्लेस पे है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो यहाँ से पॉइंट कट गया, और इधर आ जाएगा 18 से इसको डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ये 3 टाइम जाएगा, तो ए डी अपान 7.2 इज इक्वल टू 1/3। जब भी दो फ्रैक्शन के बीच इक्वल की साइन होती है तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर आ जाएगा 3 AD और इधर 7.2 × 1, तो 3 AD
= 7.2 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 7.2 आएगा। इधर ज़रा मुझे बताइए AD = क्या होगा, जिसकी वैल्यू निकालते हैं वो साइड के एक तरफ अकेले होना चाहिए। तो अभी अकेले नहीं था, उसके साथ 3 था, इसका मतलब है अगर मुझे AD की वैल्यू चाहिए तो 3 को हटाओ, 3 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा क्या बन जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.2/3। तो ध्यान से देखिए, इसको काट दीजिए, 3 2 जा 6। अब पॉइंट वाले में डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगा लो, 1 रिमाइंडर बचा था, 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो 2.4 AD की क्या आ जाएगी वैल्यू। डिवाइड करना आप लोगों को आना चाहिए, नहीं आ रहा तो देख लीजिए कैसे कराई हुई है। तो यहाँ से AD की वैल्यू 2.4 आ जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ये होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस पर और भी क्वेश्चन बताएंगे, पर आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी परीक्षा आपके एकदम पास आती चली जा रही है। तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बताया, कुछ ट्रायंगल्स के रूल्स, सर्वांग क्षमता के रूल्स बताएं, जल्दी से बताया, क्योंकि वही बात फिर से घूम के आ रही कि कहीं ना कहीं परीक्षा आपके एकदम पास आ जा रही है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए रिवीजन। तो रिवीजन के तौर पर हमने इसको पढ़ा दिया है, बता दिया है। इसके बाद जो मेरा लेक्चर होगा वो कन्वर्स ऑफ BPT होगा। उसके बाद फिर तीसरा जो लेक्चर होगा वो, उसमें हम कन्वर्स ऑफ BPT और BPT यानी कि उसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक। उसके बाद ऐसे जैसे होगा फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि, और बेल आइकन भी आप लोग ज़रूर प्रेस करवा दीजिएगा, ताकि मेरे जब वीडियो पढ़ें तो उनके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।